Hello everyone, welcome to Challenger classes. My name is Shashank Bhatt and I am your chemistry educator. तो हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर अपना पढ़ रहे थे जिसमें कि हम कहाँ तक पहुंच गए थे याद है कुछ? हमने कवर कर लिया था गैल्वेनिक सेल। तो गैल्वेनिक सेल कैसे वर्क करता है ना, ये सब चीजें हमने देखी थी। किस वजह से वो वर्क करना बंद कर रहा था तो हमने उसका सॉल्यूशन निकाला था सॉल्ट ब्रिज लगा के, ठीक है। फिर हमने देखा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स क्या होते हैं, है ना। दो तरीके के होते हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन। देन हमें ये पता लगा कि हम सिंगल इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल नहीं कैलकुलेट कर सकते हैं, कम से कम दो इलेक्ट्रोड आपस में कनेक्टेड हों ताकि एक सेल का फॉर्मेशन हो सके और उसमें फिर हम पोटेंशियल कैलकुलेट कर लेंगे। तो हमने किसकी हेल्प ली थी उस काम के लिए? हमने एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड लिया था जिसका नाम था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। वहां पे क्या रहता था, चाहे वो ऐसा एनोड वर्क करे चाहे कैथोड वर्क करे, उसका जो पोटेंशियल रहता था इलेक्ट्रोड का वो जीरो रहता था। तो फिर हम क्या करते थे, एक एक्सटर्नल बैटरी लगाते थे और उतना वोल्टेज अप्लाई करते थे जब तक कि सेल वर्क करना बंद ना कर दे। और हमें ये पता लगा था कि सेल वर्क करना तब बंद करता है जब उसको इक्वल और अपोजिट पोटेंशियल मिल जाता है। तो वहां से हमको सेल का पोटेंशियल पता लगता था और हम अपने फॉर्मूले ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड से फिर जो इलेक्ट्रोड का हमें पोटेंशियल निकालना होता था वो हम कैलकुलेट कर लेते थे, ठीक है। तो ये सब कब हो रहा था? स्टैंडर्ड कंडीशंस में। तो आज हम लोग देखेंगे अगर स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं है तो तब सेल का पोटेंशियल कैसे कैलकुलेट करना है ना। उससे पहले थोड़ा सा मैं पोटेंशियल की जो वैल्यूज होती हैं उनकी कुछ एप्लीकेशंस हैं तो उसको डिस्कस करूंगा, ठीक है। कि कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा, कौन पहले रिड्यूस होगा, कौन अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, कौन अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा, ठीक। तो वही हमें स्टार्ट करना है अपना। चल, तो हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? पहला कि एप्लीकेशंस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज। मतलब कि अगर आपको वैल्यू दी गई है किसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तो वहां से आप क्या कंक्लूजन निकालोगे। देखो, सबसे पहले एक बात ध्यान रखो कि जो भी पोटेंशियल ज्यादा होगा वो डोमिनेट करेगा। अब दो चीजें प्रेजेंट हैं, ठीक। मैं कह रहा हूं एक चीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है तो मतलब वो रिड्यूस ज्यादा होना चाह रही है तो उसका रिडक्शन पहले हो जाएगा, है ना। अब एक चीज का रिडक्शन होगा तो रेडॉक्स फिनोमिना है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में, तो दूसरे चीज का फिर क्या है, साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो यहां से हम क्या बात ध्यान रख सकते हैं, यहाँ से हम ये बात ध्यान रखेंगे कि सर जिस भी चीज का जो वाला पोटेंशियल ज्यादा होगा उसको वो काम करने की एबिलिटी ज्यादा होगी, है ना। तो एक कोई भी पॉइंट ध्यान रख लो, हिंदी में ही लिखवा देता हूँ। देखो देखो हिंदी में लिख रहे हैं आज पहली बार इसमें कि सर जिसका क्या, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, है ना, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका क्या होगा, उसका रिडक्शन हो जाएगा पहले दूसरे के कंपैरिजन में, उसका पहले रिडक्शन होगा। ये बात ध्यान रखना। एक बात ध्यान रख लो, फिर बाकी तो सब क्या चलेगा, वाइसा वर्सा चलेगा। यानी कि जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होगा तो सर उसका पहले ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका पहले रिडक्शन हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखना। देखो इसको मैं एक एग्जांपल से समझाता हूँ। देखो यहाँ पे क्या है हमारे पास Ag प्लस और ये रिड्यूस हो रहा है Ag में, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.80 वोल्ट, ठीक है। इसके साथ मैंने किसको रख दिया, कॉपर को। कॉपर का तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए, बहुत बार हमने कैलकुलेशन कर ली। इसका होता है 0.34 वोल्ट, है ना, अप्रोक्स यही होता है। तो अगर मैं पूछूं यहाँ पे मुझे बताओ कि Ag प्लस का रिडक्शन पहले होगा या कॉपर 2 प्लस का, तो आप कैसे बताओगे? आप इस वाले पॉइंट को ध्यान में रखोगे कि सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका पहले रिडक्शन होगा, होगा इसका भी, ये नहीं है कि ये रिड्यूस नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर दोनों आप एक साथ लगा दो सेल में तो ये वाले पार्ट का पहले क्या होगा, रिडक्शन, जिसका क्या हो, इलेक्ट्रोड रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा हो। तो आपको दिख रहा है कि सर 0.80 जो वैल्यू है वो बड़ी है 0.34 से, तो यहाँ पे पहले किसका रिडक्शन हो जाएगा, तो यहाँ पे पहले Ag प्लस का रिडक्शन हो जाएगा, है ना। Ag प्लस विल रिड्यूस फर्स्ट। अब कोई चीज अगर खुद रिड्यूस हो रही है तो वो दूसरे को क्या कराएगी, मतलब अपोजिट फिनोमिना क्या होता है रिडक्शन का, ऑक्सीडेशन। अगर Ag प्लस खुद पहले रिड्यूस हो गया तो अब वो दूसरे का रिडक्शन तो कराएगा नहीं, है ना, खुद का रिडक्शन करा लिया, ठीक है।
अब वो दूसरे का क्या बचता है, केवल ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे वो दूसरों का ऑक्सीडेशन कराएगा। तो आप लोगों ने सुने होंगे एजेंट। एजेंट वो लोग होते हैं जो काम करवाते हैं, जैसे LIC एजेंट है तो वो पॉलिसीज बनवाता है ना। एजेंट का काम होता है कि वो किसी के लिए वर्क कर दे, अपना लिए नहीं। मैं ना LIC एजेंट अपनी पॉलिसी थोड़ी बनाएगा, दूसरों के लिए ही बनवाएगा। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे? आप ऐसे डिसाइड करोगे कि सर जिसका पहले रिडक्शन होगा, है ना, वो फिर पहले ही दूसरे को ऑक्सीडाइज भी कराएगा, क्योंकि खुद को तो वो ऑक्सीडाइज करा नहीं सकता। तो वो बेटर क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या पता लगेगा कि Ag विल रिड्यूस फर्स्ट एंड Ag प्लस विल बी क्या, विल बी बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि अगर किसी का आप रिडक्शन पहले हो रहा है तो वो एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहले वर्क करेगा, करेगा ये भी, लेकिन बाद में तो बेटर कौन हुआ, जो पहले काम करवा दे। तो यहां से आपने क्या देखा कि सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका पहले रिडक्शन होगा। और अगर गैल्वेनिक सेल की बात करें तो वो कैथोड बनेगा, क्योंकि कैथोड पे रिडक्शन होता है ना, उसका पहले रिडक्शन होगा और वो क्या होगा, और वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो ये बात आप चाहे इंग्लिश में अपने पास लिख लो चाहे हिंदी में, बस आपको इसका एप्लीक पता होना चाहिए, वो बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो। तो ये बात ध्यान रख लोगे तो उल्टा कहीं पे आ जाएगा तो उल्टा भी आप वर्क कर दोगे। ये बात समझ में आ गई? देख लो, इसको नोट कर लो। एग्जाम्पल से समझा दिया। अभी ये क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन करेंगे फिर, ठीक है। चलो और एक एग्जाम्पल देखना है, देख लेते हैं। चलो लाओ इसको रब कर देते हैं यहाँ पे। चलो देखो, अब मैं क्या लिख रहा हूँ, वही डैनियल सेल वाले कंपोनेंट्स लिख रहा हूँ कि सर कॉपर 2+ का क्या है, कॉपर 2+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0.34 वोल्ट है, ठीक। और जो जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या है, 0.76 वोल्ट है माइनस का। अब मैं कहता हूं कि मुझे बताओ, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपसे क्या है, यहाँ पे मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि विच विल गेट ऑक्सीडाइज फर्स्ट, है ना। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताओ पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा। तो आप कैसे डिसाइड करोगे? आपको पता है सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है उसका पहले रिडक्शन होता है। तो यहाँ रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, कॉपर 2+ का, तो उसका पहले रिडक्शन हो जाएगा। तो फिर ऑक्सीडेशन किसका होगा, इसका तो हो नहीं सकता, तो यही बचता है ऑक्सीडेशन के लिए। तो पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा, पहले जिंक ऑक्सीडाइज होगा। अब देखो ऑक्सीडेशन किसका होगा, जिंक का, ना कि जिंक 2+ का, क्योंकि जिंक 0 है, फिर ये 2+ में कन्वर्ट होगा, है ना। तो ये रिडक्शन पोटेंशियल था। अब आप चाहते तो आप इसको क्या कर लेते, आप इसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में भी कन्वर्ट कर सकते थे। अगर किसी को लगता है कि नहीं भाई मैं तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ही कंपेयर कराऊंगा, क्योंकि सर ने बोला है कि पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा, तो कुछ नहीं, आपको मैंने बता रखा है कि बस ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल में इंटर कन्वर्ट करने में क्या चीज चेंज हो जाती है, बस साइन चेंज हो जाता है। तो आप साइन चेंज करके लिख देना। अब देखो जो वैल्यूज आई है वो काय की हैं, वो अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की है, क्योंकि यहाँ पे कॉपर 0 में है, +2 में चला गया, यहाँ पे जिंक 0 में है, जिंक +2 में चला गया। तो अब बताओ किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है, जिंक का। तो पहले कौन ऑक्सीडाइज होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा कि सर पहले जिंक ऑक्सीडाइज होगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। आई भाई आगे बात समझ में। अब जिंक पहले ऑक्सीडाइज होगा तो जिंक की बेटर क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट, क्योंकि खुद का इसने ऑक्सीडेशन करा लिया और दूसरे का पहले रिडक्शन कराएगा। तो जिंक पहले ऑक्सीडाइज होगा और बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। रिडक्शन पहले किसका होगा, कॉपर 2+ आइंस का, और ये क्या वर्क करेंगे, ये बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह वर्क करेंगे। तो अब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, कौन पहले ऑक्सीडाइज होता है, कौन पहले रिड्यूस होता है, कौन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये किस बेसिस पे डिसाइड किया आपने, ये डिसाइड किया ओनली एंड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज, ठीक है। तो अब इस पे क्वेश्चन आने वाला है आपकी स्क्रीन पे, इसको ध्यान से लिख लो ना। क्वेश्चन लगा देता हूं मैं, लगा देता हूं, क्या लगा दिया है। चलो स्क्रीन लॉक करके देखो, क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। क्वेश्चन में क्या लिखा है, क्वेश्चन में लिखा है कि सर ये जो है
ये स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स दे रखे हैं हमारे को, के प्लस का दे रखा है, एजी प्लस, मतलब आप सब में ऑब्जर्व करोगे तो ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कौन से टाइप का है, ऑब्जर्व करो जरा और मुझे बताओ कौन से टाइप का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। देखो के प्लस, प्लस वन से जीरो जा रहा है रिडक्शन, प्लस वन से जीरो रिडक्शन, एच जी टू प्लस से जीरो रिडक्शन, एम जी टू प्लस से जीरो रिडक्शन, क्रोमियम थ्री प्लस से जीरो रिडक्शन। तो ये सारी क्या वैल्यूज है, कौन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है यहाँ पे, यहाँ पे जो है वो रिडक्शन पोटेंशियल है ना, ये बात ध्यान रखना। आप क्वेश्चन पढ़ो, वो क्या कह रहा है, अरेंज दीज मेटल्स इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिड्यूसिंग पावर। अब पावर किसी काम को करने के लिए तो एबिलिटी होती है हमारी, है ना, रिड्यूसिंग पावर मतलब कि कितना रिड्यूस करा सकता है दूसरों को, ठीक है, तो रिड्यूसिंग पावर यहाँ पे हमें बतानी है। अब मुझे बताओ रिड्यूसिंग पावर मतलब हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है कि सर कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि पावर से आप कोई काम ही करा सकते हो, तो रिड्यूसिंग पावर से आप क्या कराओगे, आप रिडक्शन कराओगे दूसरों का, और रिडक्शन कराओगे तो आप क्या बन जाओगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें यहाँ पे किस ऑर्डर में लगाना है, हमें यहाँ पे लगाना है रिड्यूसिंग एजेंट के ऑर्डर में। अब एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा है क्वेश्चन, क्वेश्चन तो सिंपल है लेकिन लैंग्वेज में कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन बेटर होगा, जिसका पहले ऑक्सीडेशन होगा, है ना, ऑक्सीडेशन पहले किसका होगा, जिसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा हो, या फिर रिडक्शन पोटेंशियल कम हो, क्योंकि हमें रिडक्शन पोटेंशियल ही तो दे रखे हैं। तो हमने वहां पे हिंदी में क्या लाइन लिखी थी कि सर जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा उसका पहले क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो, वो ऑक्सीडेशन हो जाएगा। फिर से सुन लो, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, अब जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा तो उसका क्या होगा, पहले उसका ऑक्सीडेशन होगा, और वो बेटर रिड्यूसिंग एजेंट की तरह वर्क करेगा। तो यहाँ पे मुझे देख के बताओ किस चीज का रिडक्शन पोटेंशियल कम है, बताओ जरा देख के, केवल उसे भी देखना साइन को भी, केवल मैग्नीट्यूड मत देखना। सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, देखो नेगेटिव में वैल्यू कम होते रहती है, मतलब जितना ज्यादा नेगेटिव का मैग्नीट्यूड उतना वो वैल्यू कम। तो सबसे ज्यादा नेगेटिव कौन है, 2.93, है ना, तो यहाँ पे सबसे कम रिडक्शन पोटेंशियल किसका है, के प्लस का। तो हमने क्या देखा कि के प्लस का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, तो वो सबसे पहले क्या होगा, ऑक्सीडाइज होगा, और सबसे अच्छी उसकी रिड्यूसिंग पावर होगी। तो के प्लस का क्या है, सबसे ज्यादा, ऐसे एरो लगा दो या उधर को लगा दो। देन कौन आ जाएगा, फिर देन आ जाएगा हमारे पास Mg2 प्लस, ठीक है, इसका भी नेगेटिव है। फिर कौन आ जाएगा, क्रोमियम 3 प्लस, और उसके बाद कौन है, नेगेटिव वाले तो खत्म हो गए, पॉजिटिव में देखो सबसे कम किसका है, Hg2 प्लस का। फिर है हमारे पास Ag प्लस का है, हाँ फिर Ag प्लस का है, तो फिर कौन आ जाएगा, Ag प्लस आ जाएगा। तो आपने क्वेश्चन कैसे किया, आपने किया किस हेल्प से आपने किया, आपने कहा कि जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है ना, वो क्या होता है, रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रिड्यूस कराने के, मतलब रिडक्शन होने के, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, और दूसरों का क्या कराएगा, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन पोटेंशियल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर के या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के, है ना। और अगर मैं बात करूं रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, फिर रिडक्शन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा आपके पास किसके, रिड्यूसिंग पावर के। तो हमसे इस क्वेश्चन में रिड्यूसिंग पावर ही तो पूछी थी, तो हमने देख लिया जिस चीज का रिडक्शन पोटेंशियल कम था हमने कहा उसकी सबसे ज्यादा रिड्यूसिंग पावर थी, क्योंकि इनवर्स रिलेशन है ना, या फिर रिड्यूसिंग एजेंट के ऑर्डर में। तो आपको ये रिलेशन ध्यान रखना, ये नहीं भी ध्यान होगा तो वो पहला स्टेटमेंट, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन पहले होगा और दूसरों का ऑक्सीडेशन पहले कराएगा ना, यानी कि बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। फिर आप चीजें बदल सकते हो, अपोजिट कर सकते हो, पता है दो ही चीजें हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देख लो, समझ में आ गया होगा, एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस का ही क्वेश्चन है, वहीं से मैंने पिक किया है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। और आप वो वाले क्वेश्चन करते थे ना 9th-10th क्लासेस में कि कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है, जिंक के बीकर में रख सकते हैं या नहीं रख सकते हैं ना, तो उस टाइप के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है।
चलो उस टाइप के क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। इसको रब करना पड़ेगा, कर देते हैं, चलो लिख ही लिया होगा। ठीक है, तो अब मैं क्या दिखाने जा रहा हूं आपको, छोटे क्लासेस वाले क्वेश्चन। देखो छोटे क्लासेस में क्या करते थे सर हम, अभी देखते हैं क्या करते थे। देखो वहां पे क्वेश्चन ऐसे आता था क्या कि कैन वी स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन जिंक पॉट। मतलब आप जिंक पॉट या जिंक कंटेनर है ना, जो कंटेनर है वो आपका जिंक का बना हुआ है, तो उसके अंदर आप क्या कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन रख सकते हो? ऐसा आपकी एनसीईआरटी में इंटेक्स क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे करवा रहा हूँ। देखो इसको आप कैसे इमेजिन करोगे, इसको आप ऐसे इमेजिन करोगे कि सर ये जो था हमारे पास, ये क्या है, ये हमारे पास जिंक का कंटेनर है और इसके अंदर क्या रखा है, इसके अंदर रखा है कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन। अब बताओ कब हम स्टोर कर सकते हैं इसको, या कोई भी चीज हम किसी कंटेनर में कब रख सकते हैं, जब वो चीज उसमें सेफ रहे। जैसे कि बोलते हैं कि प्लास्टिक जो होती है थोड़ी लो ग्रेड, उसमें आप क्या गर्म चीजें मत रखो, क्यों? क्योंकि प्लास्टिक मेल्ट हो जाएगी, प्लास्टिक के कंपोनेंट आपके जो आपने सब्सटेंस या कंपाउंड स्टोर किया है उसमें आ जाएंगे, तो वो आपका कंपाउंड या सब्सटेंस क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। तो कॉपर सल्फेट कब तक सही सलामत रहेगा जिंक के बीकर में, जब तक यहाँ पे कौन केवल इसी के आयंस रहें। जैसे कॉपर सल्फेट में क्या होता है, कॉपर सल्फेट में कॉपर 2+ और सल्फेट 2- आयंस होते हैं। जब तक ये आयंस रहेंगे सब सॉल्यूशन में, तब तक वो सॉल्यूशन हमारा सेफ है। अगर कोई और आयंस आ गए तो फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर वहां पे क्या हो जाएगा, फिर वहां पे वो इम्प्योरिटी की तरह वर्क करेगा और हमारे सॉल्यूशन को खराब कर देगा। तो चेक करते हैं क्या ये जिंक का कंटेनर जिंक के आयंस यहाँ भेज देगा, अगर भेज देगा तो कहानी खराब हो जाएगी, और नहीं भेजेगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर देखते हैं दिक्कत होगी या नहीं होगी। तो उसके लिए आपको क्या पता होना चाहिए, उसके लिए आपको रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पता होना चाहिए। और जिंक और कॉपर का तो इतनी बार लिख चुके हो। देखो कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल क्या लिखवा रहा हूं मैं इतनी देर से, ठीक है, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल लिखवा रहा हूँ 0.34 वोल्ट। ठीक, अभी बाद में देखेंगे, आपको पोटेंशियल नहीं भी याद होगा तो भी आप डिसाइड कर लोगे कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा कौन रिड्यूस। एक इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ेंगे पूरी, ठीक है, उसके बेसिस पे। देन कौन आएगा, देन हमारे पास जिंक है। जिंक का क्या होता है रिडक्शन पोटेंशियल, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल होता है -0.76 वोल्ट। ठीक, तो जिंक जिंक 2+ में कब कन्वर्ट होगा, जिंक जिंक 2+ में तब कन्वर्ट होगा सर जब इसका ऑक्सीडेशन होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ पे +2 है, तो ये क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन। और हमें पता भी है कि ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो देखो किसका पहले ऑक्सीडेशन होगा, जिंक का हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। रिडक्शन तो पहले सर कॉपर का होगा क्योंकि उसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। तो अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा हो जाएगा, चेक कर लेते हैं सर। चेक कैसे करेंगे, बस साइन को अपोजिट कर देंगे। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा 0.34 वोल्ट, और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा E0, जिंक से कहा जा रहा है जिंक 2+ में, और इसकी वैल्यू क्या है माइनस की, तो यहाँ आके बस काय की हो जाएगी प्लस की। तो मुझे बताओ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका ज्यादा है, कॉपर का जिंक का, जिंक का ज्यादा है सर, है ना। तो किसका पहले ऑक्सीडेशन हो जाएगा, जिंक का, और ये जिंक 2+ आयंस यहाँ आ जाएंगे, यानी कि सर जिंक यहाँ सॉलिड है लेकिन वो यहाँ भी एंटर कर जाएगा जिंक 2+ के रूप में। तो फिर हम क्या करेंगे, फिर हम अपना सॉल्यूशन स्टोर नहीं कर पाएंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे, नो वी कैन नॉट स्टोर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन इन, कहाँ पे, इन जिंक कंटेनर। क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज क्या होगा, जिंक विल गेट ऑक्सीडाइज्ड हो जाएगा एंड विल फॉर्म Zn2+ आयंस, Zn2+ आयंस जो कि क्या करेंगे, विच विल
एक्ट एज इम्प्योरिटी। अब वो भाई प्योर थोड़ी रहा कॉपर सल्फेट, और आपका क्या फायदा फिर कि अगर आपने कोई चीज रखी और वो प्योर ही ना रहे, उस कंटेनर में गंदगी आ जाए तो कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो ये बात मैंने आंसर आपको लिखवा दिया, आंसर नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा क्या था, इतने पोर्शन में हमने ये देखा कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यूज की हेल्प से कैसे आप डिसाइड करोगे किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा। साथ ही साथ हमने ये देखा कि हम कौन से सॉल्यूशंस कहाँ पे रख सकते हैं, कहाँ पे नहीं रख सकते हैं। ठीक है, इसको नोट कर लो, रब होने वाला है ये, और ये हो गया। फिर इसके बाद हम अपने उसी टॉपिक पे वापस आएंगे जिस पे हम लास्ट क्लास में थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू को कैलकुलेट करना। तब हम कौन से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे थे, तब सर हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैलकुलेट कर रहे थे। जिस इलेक्ट्रोड का निकालना था उसको एक तरफ, उसके साथ हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड रखते थे। ठीक है, और उन दोनों को हम लोग एक एक्सटर्नल बैटरी से कनेक्ट करते थे, है ना, और उतना वोल्टेज देते थे जितने पे सेल वर्क करना बंद कर जाए, तो वही क्या हो जाता था, हमारे सेल का पोटेंशियल, वहां से हम कैलकुलेट कर लेते थे। लेकिन जब स्टैंडर्ड कंडीशन नहीं होंगी तब क्या करेंगे, तो अब बताता हूं तब क्या करेंगे। ठीक है, चलो ठीक, तो यहाँ पे लिखा हुआ भी है आपके सामने क्या, कि हाउ टू कैलकुलेट ई सेल, यानी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ द इलेक्ट्रोकेमिकल, मतलब पोटेंशियल ऑफ द सेल कैसे कैलकुलेट करोगे जब आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन ना हो। स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या होती थी, एक बार प्रेशर, 298 केल्विन टेम्परेचर, और जो सारी स्पीसीज हैं आपकी सॉल्यूशन में उनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर। अब अगर ऐसा नहीं है, ऐसा होता तो हमें क्या हेल्प मिल जाती, हमें ये हेल्प मिल जाती कि हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल 0 मानते और दूसरे का उसकी रिस्पेक्ट में कैलकुलेट कर लेते। लेकिन अब ऐसा नहीं है, तो अब ऐसा नहीं है तो कुछ ना कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे नर्स नाम के साइंटिस्ट ने इक्वेशन पुट फॉरवर्ड करी, जिस इक्वेशन का नाम है नर्स इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या बताती है, ये इक्वेशन हमें रिलेशन बताती है बिटवीन सेल पोटेंशियल, सेल पोटेंशियल यानी कि ई सेल, ई सेल के बीच में, और स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल क्या होता है, स्टैंडर्ड में ऊपर नॉट लगा देते थे। तो ई सेल, ई नॉट सेल, और टेम्परेचर तो आपको पता ही है टी से डिनोट करते हैं। और यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट एक नया टर्म आया है जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, उसको भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे एक इक्वेशन निकल के आती है, क्या मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, अभी इसका प्रूफ भी कराऊंगा आपको। देखो यहाँ पे जो इक्वेशन निकल के आती है वो ये आती है कि ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल, है ना, माइनस में क्या आ जाता है आपके पास, माइनस में आ जाता है आपके पास आर टी अपॉन में एन एफ, है ना, और लॉग, यहाँ पे लॉग लगाओगे, लॉग लगा लो, चलो देखो रब कर ले, एल एन लगा देता हूँ। ये लो, यहाँ पे एल एन और क्यू। तो यहाँ पे अभी ये मैंने आपको डायरेक्ट इक्वेशन लिख के बता दी, लेकिन अभी हम देखेंगे ये इक्वेशन कहाँ से आई है, डेरिवेशन। डेरिवेशन कहीं पूछा नहीं जाएगा, बस ऐसी ब्लाइंडली ट्रस्ट करना भी तो ठीक नहीं है ना, कि सर ये तो लिखा हुआ है, आया कहाँ से ये भी तो बताओ। ठीक है, तो यहाँ पे ई सेल क्या है, सेल पोटेंशियल किसी और कंडीशंस में, ई नॉट सेल क्या है, सेल पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशंस में। आर आपको पता ही है गैस कांस्टेंट होता है, टी टेम्परेचर है, एन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स कितने आए हैं फाइनल सेल रिएक्शन में जो कैंसिल करते थे, है ना, एफ क्या होता है, फेराडे कांस्टेंट बताएंगे अभी आपको, और क्यू क्या होता है, क्यू यहाँ पे होता है आपके पास यही रिएक्शन कोएफिशिएंट। ये देख लो इक्वेशन, मैं क्यू को आपको डिफाइन करना बता दूं पहले, क्यू कैसे करते हैं डिफाइन, देखो बताता हूँ। देखो क्यू देख लो कैसे डिफाइन करते हैं। देखो कोई भी अगर रिएक्शन लिखी है, सपोज करो ये लिखी है आपके पास इस तरीके से, बी कैपिटल बना देते हैं, ये बी बना है भाई, ठीक है, और साथ में क्या है, सी प्लस डी। तो अगर मुझे यहाँ पे रिएक्शन कोएफिशिएंट लिखना है तो कैसे लिखूंगा, जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है रेस टू इट्स पावर, जो उसका स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है, कुछ नहीं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह ही है ये, ठीक है, और अपॉन में जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है और जो उसका स्टैचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है वो। तो ऐसे हम क्या लिखते हैं, ऐसे हम लिखते हैं सर
रिएक्शन कोएफिशिएंट जिसको Q से डिनोट करते हैं, और ये कुछ कुछ सिमिलर है हमारे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की तरह। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी तो हम ऐसे लिखते थे कि नहीं लिखते थे, बताओ। तो वही है यहाँ पे Q। अभी हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे ये नर्स्ट इक्वेशन की डेरिवेशन। तो नर्स्ट इक्वेशन क्या बताता है, ई सेल, ई नॉट सेल और Q के बीच में रिलेशन। चलो अब इसका डेरिवेशन देख लें, डेरिवेशन देख लेते हैं। चलो ठीक है, मैंने साइड स्लाइड लगाई हो। चलो अगला हमारा जो काम है वो है हमें नर्स्ट इक्वेशन को डेराइव करना है। नर्स्ट इक्वेशन को डेराइव करने के लिए आप मुझे बताओ पोटेंशियल की डेफिनेशन क्या होती थी। पोटेंशियल की डेफिनेशन होती थी सर, द अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट, है ना। तो पोटेंशियल कैसे डिफाइन करते थे हम, पोटेंशियल सर हम डिफाइन करते थे कैसे कि पोटेंशियल इज इक्वल्स टू क्या, वर्क डन अपॉन में चार्ज मूव। ऐसी तो करते थे, ऐसी करते थे। तो मुझे बताओ पोटेंशियल को यहाँ किससे डिनोट कर रहे हैं हम लोग, हम डिनोट कर रहे हैं ई से, ई से कर दो, है ना। और वर्क को W से ही लिखते हैं, चार्ज को Q से लिखते हैं, ठीक है। तो मुझे ये हो गया तुम्हारे पास। अब वर्क का यहाँ से क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, पोटेंशियल इनटू चार्ज मूव। अब चार्ज कितना मूव होगा, कौन मूव करता था सेल्स में, इलेक्ट्रॉन मूव करते थे, तो हमें इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज कैलकुलेट कर लेना है कितना होगा, ठीक है। तो उसको करते हैं। तो मुझे बताओ एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, जल्दी बताओ यार, ये तो पता होता है। ये होता है सर 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलाम, ठीक है। ठीक, और अगर मैं बोलूं एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज बताओ, चार्ज ऑन वन मोल इलेक्ट्रॉन, तो एक मोल इलेक्ट्रॉन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एक मोल इलेक्ट्रॉन्स में सर इतनी Na एंटिटीज होंगी हर एक मोल में। तो Na इंटू जो एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उससे आपने क्या कर दिया, उससे आपने मल्टीप्लाई कर दिया। तो यहां से जो वैल्यू निकल के आती है वो समथिंग अराउंड आती है आपकी 96458 ऐसे करके आती है। तो हम उसको राउंड ऑफ करके 96500 कूलाम लिख लेते हैं, और इसी को फैराडे ने बोला है कि भाई इसको आप 1 फैराडे मान लो, ठीक है। यहाँ पे F क्या है, F यहाँ पे है फैराडे का मतलब, ठीक है। F का मतलब यहाँ पे क्या है, F मींस फैराडे, ठीक है। ये भी साइंटिस्ट थे, उन्होंने उसको भाई क्या कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया। उन्होंने कहा एक मोल इलेक्ट्रॉन पे चार्ज आ रहा था 96500 कूलाम, तो उसको आप 1 फैराडे मान लो, बार बार कहाँ इतनी कैलकुलेशन करोगे, ठीक है। तो वहां पे जो नर्स्ट इक्वेशन में नीचे F आ रहा था वो यही है। तो 1F की वैल्यू क्या होती है, 1F की वैल्यू होती है 96500 कूलाम, और ये क्या होता है, ये होता है चार्ज ऑन 1 मोल इलेक्ट्रॉन के बराबर। तो अगर कोई बोले कि मुझे 1 फैराडे डिफाइन करके बताओ, तो आप बता दोगे कि 1 फैराडे इज डिफाइंड एज द चार्ज प्रेजेंट ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे बता दोगे, ठीक है। तो यहां से ये आ गया आपके पास। अब एक पैरामीटर होता था क्या, G, है ना, गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी को हम कैसे डिफाइन करते थे, नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव भी लगा रहा हूं वो भी लगा रहा हूं, देखो गिब्स फ्री एनर्जी को हम डिफाइन करते थे नेगेटिव ऑफ यूजफुल अमाउंट ऑफ वर्क, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क, है ना। कितना यूजफुल काम कोई सिस्टम कर रहा है, और कब काम करता है वो, मतलब काम करेगा सिस्टम तो क्या होगा, उसकी एनर्जी लूज होगी, यानी कि उसकी एनर्जी कम होगी, यानी कि वो नेगेटिव, यानी कि कम हो रही है, माइनस। तो जी को हम कैसे डिफाइन करते थे, नेगेटिव ऑफ यूजफुल वर्क। तो जी एक तरीके से क्या हो गया, जी एक तरीके से -W हो गया, और W की वैल्यू यहाँ पे क्या है, E इंटू क्यू है, ठीक। और Q क्या है, Q चार्ज है। अगर एक मोल इलेक्ट्रॉन्स में कितना चार्ज आ रहा है, 1 फैराडे, तो अगर मैं बोलूं n मोल इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो n मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना चार्ज हो जाएगा, है ना। n मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए कहां पे, यहीं पे लिख के बता दूं, फॉर n मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए कितना चार्ज हो जाएगा, n मोल इलेक्ट्रॉन्स के लिए चार्ज हो जाएगा NF। तो यहाँ पे हमें तो पता नहीं ना कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, NF, और जब सब आप ओपन करके लिखोगे तो क्या आ जाएगा, -NFE। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आपके सामने आ गई, G इज इक्वल्स टू -NFE, है ना। और ये G स्टैंड क्या होती है, वो होती है
स्टेट फंक्शन है ना जो फाइनल और स्टेट पे कैलकुलेट करते हैं, तो डेल्टा जी होता है। इनकी एब्सोल्यूट वैल्यू तो कैलकुलेट कर नहीं सकते, बस इनका चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टेट फंक्शन है, पहले कहाँ थे और बाद में कहाँ पहुंच गए, पाथ फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हर स्टेज पे इनकी वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। डेल्टा जी तक समझ आया, ये समझ आया, नोट कर लो कि कहाँ से ये आ रहा है ना। उसके बाद मैं आपको नेक्स्ट इक्वेशन डराइव करके बताता हूँ, फिर इसको नोट कर लो जरा, रब करूंगा और आगे आपको बताऊंगा। डेल्टा जी ध्यान रखना क्या आया, माइनस एन एफ ई सेल, ठीक। ई यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल किसका, सेल का। चलो इसको रब करते हैं और फिर आगे देखते हैं। देखो हमारे पास क्या आ गया था, जी, यानी कि डेल्टा जी हमारे पास क्या आ गया था, डेल्टा जी आ गया था माइनस एन एफ ई। अब एक थर्मोडाइनमिक्स से इक्वेशन आती है, जो क्या होती है, जो होती है कि डेल्टा जी जो है वो बराबर होता है डेल्टा जी नॉट आर टी, ठीक है, डेल्टा जी नॉट आर टी एल एन क्यू कर लो यहाँ पे रिएक्शन को, वैसे इक्विलिब्रियम से आती है। चलो तो डेल्टा जी को कैसे लिख सकते हो आप, एन एफ ई, और ई इस समय क्या है, सेल का पोटेंशियल, तो ई सेल लिख दो। डेल्टा जी नॉट है तो एन और एफ तो क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, चेंज क्या होगा, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका आर टी एल एन क्यू। डराइव करना बता रहा हूँ, कहीं आएगा नहीं, समझ लो कहाँ से आ रहा है। अब इस स्टेप में आप क्या करोगे, इस स्टेप में आप डिवाइड कर दो, डिवाइडिंग थ्रू आउट किससे, डिवाइडिंग थ्रू आउट बाय माइनस एन एफ से कर दो, ठीक है, माइनस एन एफ से आप पूरे में डिवाइड कर दो, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा, ई सेल, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये माइनस एन एफ कैंसिल हो जाएगा, ई नॉट सेल, और यहाँ पे माइनस से डिवाइड कर रहे हो तो माइनस आर टी अपॉन में एन एफ, और साथ में क्या, एल एन क्यू, क्यू क्या है यहाँ पे, रिएक्शन क्वेश्चन। तो यही तो देखो मैंने नेक्स्ट इक्वेशन आपको डायरेक्ट लिख के बताई थी, यही मैंने डराइव करके दिखा दी। तो हो गया ना जादू, जादू नहीं हुआ, जनरली ये डेरिवेशन स्किप रहती है, एनसीईआरटी में भी नहीं है, कोई बताता भी नहीं है, लेकिन जब अगर हमें चीज पता ही नहीं है फिर हमें याद करनी पड़ती है, याद तो अब भी करनी पड़ेगी, लेकिन कहाँ से आई है ये आपको याद हो जाएगा, है ना। तो ये रहा आपके पास नर्स्ट इक्वेशन, ये फाइनली हमारे पास क्या आई है, ये आई है नर्स्ट इक्वेशन। यहाँ पे आपको सारी चीजें फिर से डिफाइन करके बता दूं, वेयर ई सेल क्या है, ई सेल आपके पास है सेल पोटेंशियल, है ना, या किसी भी और कंडीशन में सेल का पोटेंशियल। और ई नॉट सेल क्या होता है, ई नॉट सेल होता है सर क्या, ई नॉट सेल होता है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन वाला पोटेंशियल। तो यहाँ पे क्या आता है, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल। और क्या रह गया, और यहाँ पे आर, आर आपको पता ही है क्या, आर 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 नहीं है, यहाँ पे आर है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट ना, जिसकी वैल्यू भी क्या होती है, जिसकी वैल्यू होती है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, है ना। और टी क्या है, टी आपको पता ही है, टेम्परेचर होगा, केल्विन में पुट करोगे, टेम्परेचर होगा इन केल्विन। और क्यू क्या है, क्यू आपको पता है क्या है, रिएक्शन कोशेंट है। सारे वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन करके बता रहा हूँ आपको। और क्या है, एन है सर रिमाइंड उसमें डिनोमिनेटर में, तो एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, मतलब जो सेल रिएक्शन हुई है, तो जब आप फाइनल सेल रिएक्शन लिखते थे तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन्स को कैंसिल करते थे, है ना, तो वहां पे जब जो इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे थे फाइनली, वही एन होता है। और एफ क्या है, एफ है फेराडे, जिसकी वैल्यू कितनी है, जिसकी वैल्यू है 96500 कूलम, ठीक है। तो ये नोट कर लो, वहां से यहाँ पे खत्म हुआ, ये सारे वेरिएबल्स मैंने डिफाइन करके बता दिए आपको, ठीक। तो आगे और इसको देखते हैं कैसे नेक्स्ट इक्वेशन क्या है, मॉडिफाई हो सकती है और हमारी जनरल कंडीशंस में। चलो इसको लिख लो, आगे बताता हूँ, ठीक। तो अब हम क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या आई थी, नेक्स्ट इक्वेशन सर हमारे पास आई थी कि अब हमें ई सेल निकालना आ गया, ई नॉट सेल हम निकाल ही ले रहे थे पहले, ठीक है, माइनस गैस कांस्टेंट हमें पता ही है, टेम्परेचर हम मेजर कर लेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम रिएक्शन से निकाल लेंगे, एफ की वैल्यू पता है,
और Q हम रिएक्शन से निकाल लेंगे। अब देखो, अब अगर एक प्रॉपर्टी होती है लॉग की, ln का मतलब होता है ln Q जैसे लिखा है, तो इसका मतलब है log बेस E Q। अब इस बेस को अगर आपको बदलना है तो इस बेस को बदलने के लिए 10 बेस करना है, क्योंकि 10 बेस की वैल्यू हमें ध्यान होती है। तो आप 2303 से मल्टीप्लाई कर दोगे। फिर से देखो, क्या ln का मतलब होता है नेचुरल बेस E वाला लॉग, तो लॉग बेस E है अगर, और उसको आपको लॉग बेस 10 में बदलना है तो 2303 से मल्टीप्लाई कर दोगे। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि हमें log बेस 10 की वैल्यू पता होती है, जैसे 2 की 0.3010 होती है ना, log 3 की 0.4779 होती है, तो ऐसे हमें वैल्यूज पता होती हैं। log 5 की 0.7 के अराउंड होती है ना, log बेस 10 क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। तो ये कुछ वैल्यूज हमें पता होती हैं, तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो log वाला टर्म रहे वो बेस 10 में रहे, ताकि हमारे लिए कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाए। तो इसको अगर बेस 10 में करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस क्या, अब 2.303, और आर टी तो वैसे ही रहा, इन सब में थोड़ी कोई छेड़खानी करी हमने, एन एफ भी वैसे ही रहा, और यहाँ पे अब क्या हो गया, log बेस 10 क्यू हो गया। ठीक है, अब अगर मैं बोलता हूं, ये तो हो गई जनरल बात, ठीक है, यहां से एक इक्वेशन आ गई। अगर मैं बोलूं कि हमारा टेम्परेचर कितना है, हमारा टेम्परेचर तो सर जो बॉडी का टेम्परेचर है वो होगा, लैब का टेम्परेचर कितना है जहां पे आप सेल पोटेंशियल मेजर कर रहे थे, या वो जगह का टेम्परेचर कितना है जहां पे आपका सेल रखा हुआ है। तो अगर मैं बोलता हूं कि अगर वो रूम टेम्परेचर ही है, सपोज करो टेम्परेचर 298 केल्विन है, यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस, तो आप सारी वैल्यूज लगाओ यहाँ पे। आर की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, इफ क्या आर की तो है ही यही वैल्यू, जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, और एफ की वैल्यू भी पता है सर हमें कितनी होती है, 96500 कूलाम। तो ये सारी वैल्यूज जब यहाँ पुट करोगे तो ये आपका एक्सप्रेशन और सिंप्लीफाई हो जाएगा, जो कि क्या आ जाएगा, ई सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 2.303 इंटू ये और इंटू टेम्परेचर अपॉन में ये। तो ये सब जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपके पास आ जाएगा 0.0591, और अपॉन में n की वैल्यू तो हमने नहीं लगाई है तो n की लगी रहेगी, और रिएक्शन कोएफिशिएंट जो रिएक्शन होगी उससे हिसाब से आ जाएगा। तो फाइनली आपको न्यूमेरिकल्स में कौन सी इक्वेशन यूज करनी है, नर्स्ट वाली, ये वाली। अगर ध्यान रखना कब करोगे, जब टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हो, या फिर 25 डिग्री सेल्सियस दिया हो, या फिर रूम टेम्परेचर दिया हो, तो आप डायरेक्टली ये इक्वेशन यूज कर लेना, क्योंकि ये वैल्यू लगा के ही यही आ रहा है, तो बार बार इतनी कैलकुलेशन तो करोगे नहीं, है ना। तो नर्स्ट इक्वेशन आप ये वाली ध्यान रखना, फाइनली क्या, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन में एन, और इधर लॉग बेस 10 क्यू। ठीक है, तो ये क्या था, नर्स्ट इक्वेशन का डेरिवेशन था। फाइनली हमें ये ध्यान रखना है, अच्छे से देख लो, फिर हम इस पे क्या करेंगे, फिर हम नर्स्ट इक्वेशन के पे न्यूमेरिकल करते हैं। चलो ढूंढता हूं तब तक, यहाँ पे मैंने लिखे नहीं थे शायद, क्योंकि क्यों नहीं लिखे पता नहीं मुझे भी, तुम ये लिखो, फिर मैं क्या करता हूँ यहाँ से न्यूमेरिकल छाटता हूँ। चलो ठीक है, तो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन के लिए मैंने पहले इसको रब करता हूँ, लिख लो। चलो क्वेश्चन के लिए पेज तो लगाया है, हाँ देखो हमारे पास क्या है। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्या देखो क्वेश्चन है यहाँ पे एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस का ही है, कोई मैं अपने पास से नहीं लाया हूँ। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि आपको ईएमएफ कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट क्या, कैलकुलेट ईएमएफ, ईएमएफ मतलब वही ई सेल है ना, ईएमएफ ऑफ द फॉलोइंग सेल, जो भी सेल हुआ है कंस्ट्रक्ट कहाँ पे, एट 298 केल्विन। तो उसने टेम्परेचर स्पेसिफाई कर दिया है ना, अधिकतर यही टेम्परेचर रहता है। तो इस टेम्परेचर के लिए उसने क्या बोला है कि आप ई सेल कैलकुलेट करो। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपके सामने सेल, सेल क्या है, एम जी सॉलिड, काय में कन्वर्ट हो रहा है, Mg2 प्लस, एक्वा साइंस में इसकी कुछ कंसेंट्रेशन भी दी है इन्होंने, कितनी दी है, 0.001 मोलर। हाँ सॉल्ट ब्रिज लगा होगा,
फिर क्या दिया है, कॉपर 2+, इसकी कंसंट्रेशन दी है 0.0030 है ना, यहाँ पे 3 जीरो है, 1 मोलर। और साथ में क्या दिया है, कॉपर सॉलिड। और कुछ भी दिया है क्या सर? हाँ, और कुछ भी दिया है, यानी कि हमें वैल्यूज दी है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड्स की। किस किस की? Mg2+ से Mg जाने की। Mg की क्या वैल्यू दी है? -0 मतलब 2.37 वोल्ट। क्वेश्चन लिख लो साथ साथ, फिर सॉल्व करना है इसको। और काय की दी है? कॉपर की। कॉपर की तो याद ही है सर हमें, क्या बताओगे आप? 0.34 वोल्ट प्लस की। चलो, अब यहां से मुझे ईएमएफ कैलकुलेट करके बताओ। हिंट क्या है कि भाई नर्स इक्वेशन लगेगी यहाँ पे, है ना। चलो बताओ जल्दी, क्या कैलकुलेट करना है? ईएमएफ कैलकुलेट करना है। कैसे होगा? नर्स इक्वेशन से होगा। दिखाएं, ये क्वेश्चन करके बताऊं। देखो यहाँ पे आपको सेल दिया है, सेल को देख के सबसे पहले आप क्या लिख सकते हो? सेल रिएक्शन। लेफ्ट वाला लोन, लेफ्ट वाला मतलब ऑक्सीडेशन होगा और वो एनोड होगा। ठीक है सर, तो एनोड पे क्या रिएक्शन हो रही होगी? एनोड पे रिएक्शन हो रही होगी Mg सॉलिड से कहाँ जा रहा होगा? जैसे लिखा है वैसे ही लिख दो, समझ में नहीं भी आ रहा है तो खुद समझ में आने लगेगा। Mg सॉलिड ऐसे ही था, Mg सॉलिड ऐसे ही लिख दिया। Mg2+ था एक्वस, Mg2+ एक्वस ऐसे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चार्ज बैलेंस करने के लिए 2 प्लस है तो 2 माइनस भी होना चाहिए, और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमने पढ़ा ही है। कैथोड पे आ जाओ। कैथोड पे क्या होता है? रिडक्शन, और हो भी रहा है। ये लाइट पड़ रही है यहाँ पे, देखो कॉपर 2+ एक्वस वाला कहाँ कन्वर्ट हो रहा है? कॉपर 2+ एक्वस वाला कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है। चार्ज बैलेंस करोगे, 2 इलेक्ट्रॉन लगा दोगे, और हमें पता भी है रिडक्शन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो ओवरऑल सेल रिएक्शन यहाँ से क्या आएगी मुझे बताओ? ओवरऑल सेल रिएक्शन लिखना सिखाई थी, तो वो आज के दिन के लिए सिखाई थी, ताकि यहाँ पे तुम्हें दोबारा ना बतानी पड़े। लेकिन पढ़ा तो है नहीं घर पे, दोबारा बतानी पड़ेगी। चलो देखो, ओवरऑल सेल रिएक्शंस में क्या होता था? इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो जाते थे। तो यहाँ पे क्या बचा? Mg सॉलिड प्लस कॉपर 2 एक्वस, और फिर इधर वाली चीजें लिख लो, क्या है? Mg2+ एक्वस, और 2+ है ये, और साथ में सही सही लिख लो यार, कहोगे क्या है। देखो Mg2+ और साथ में कॉपर सॉलिड, ये आ गया। तो यहाँ से आपको क्या क्या वैल्यूज मिल गई? यहाँ से देखो, n मतलब इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल कितने हुए हैं? 2। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स फाइनल सेल रिएक्शन में कैंसिल होते हैं वही n की वैल्यू होती है। तो n की वैल्यू तो 2 मिल गई, है ना। q की वैल्यू भी आप यहीं से कैलकुलेट करते हो। और q की वैल्यू कैलकुलेट करने से पहले एक बात ध्यान रखना, कि अगर जब भी प्योर सॉलिड सब्सटेंस हो या प्योर लिक्विड हो, तो उसकी कंसंट्रेशन हम यूनिटी मान के चलते हैं। क्या? कि फॉर प्योर सॉलिड्स एंड liquids concentration is taken as unity। इसका भी रीज़न है, कभी इक्विलिब्रियम पढ़ेंगे तो बताएंगे, है ना, या कभी कंसंट्रेशन वगैरह पढ़ेंगे तब। लेकिन अभी क्या मानो कि जैसे कॉपर है, प्योर सॉलिड है ना, Mg है, प्योर सॉलिड है, या कहीं पे कोई प्योर लिक्विड आ जाए तो उसका क्या रहेगा? उसकी कंसंट्रेशन आपके पास क्या रहेगी? ये कॉपर क्रोमियम जैसा लग रहा है, देखो उसकी कंसंट्रेशन आपके पास हो जाएगी क्या? उसकी कंसंट्रेशन हो जाएगी यूनिटी, यानी कि 1। यहाँ से क्यू लिख के बताओ क्या आएगा? क्यू लिखना बताया था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू इट्स स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट, क्या है? 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा प्रोडक्ट क्या है? कॉपर, और कॉपर कैसा है? प्योर सॉलिड, तो उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी। अभी लिखना चाहो लिख लो, यूनिटी का मतलब 1 होता है। देन रिएक्टेंट में कौन है हमारे पास? Mg सॉलिड है, तो इसकी भी प्योर है तो 1 रहेगा। फिर कौन है? कॉपर 2+, ये आयन है, इसकी कंसंट्रेशन तो होगी। ठीक है, कुछ स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट नहीं है, 1 है, तो ऊपर पावर 1 हो जाएगी। अब आप वैल्यूज लगाओ यहाँ पे। Mg2+ मत की आयन की कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है? 0.001 मोलर। ठीक है,
उसकी तो 1 मान ही लोगे। और कॉपर 2+ की कितनी दे रखी है, 0.30 है। तो इनको कैसे लिख सकते हो, देखो एक बात ध्यान रखा करो राम नारायण, जब भी राइट में मूव करते हैं तो पावर नेगेटिव में चलती है, और जब लेफ्ट में तो लालू प्रसाद मतलब पॉजिटिव। तो 3 प्लेसेस आगे जाओगे तो अभी ये कैसे लिखा है, मतलब अभी ये ऐसे लिखा है, यहाँ कुछ नहीं है तो मतलब 10 की पावर 0 है, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब 10 की पावर 0, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 इक्वल टू होता है 1, है ना। ये मैंने अपने पास से लिखा है तो इसको हटा ही दो, ताकि ये ना हो कि सर ये क्या था। ठीक, ये रहा आपके पास। अब देखो इसको आप सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे लिख सकते हो, इसको 3 प्लेस आगे ले जाओगे 10 की पावर -3, उसको 4 प्लेस तो 10 की पावर -4। तो अब जब ये सॉल्व होगा तो नीचे से पावर ऊपर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा हमारे पास 10। एन की वैल्यू आ गई, क्यू की वैल्यू आ गई, दिख रही है यहाँ पे, दिख रही है। आई बात समझ में कैसे कैलकुलेट करी मैंने एन और क्यू की वैल्यू। एन की वैल्यू तो वो थी जो सेल रिएक्शन लिखते समय इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो रहे थे, और क्यू क्या था, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन में रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन रेज टू देयर पावर स्टाइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। और अगर कहीं पे प्योर सॉलिड या प्योर लिक्विड आ जाता है तो उसकी कंसंट्रेशन यूनिटी मान के चलेंगे। चलो फिर सर चलते हैं, कहाँ चलते हैं, कहीं नहीं, आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्यू आ गया, एन आ गया, ठीक है। तो हमने इतना चीज यूज कर ली, अब हम नेक्स्ट इक्वेशन पे आएंगे और उसके लिए मुझे रब करना पड़ेगा। रब कर देता हूँ, देखो लिख लो, नोट कर लो। तो अब क्या है, अब हमारा नेक्स्ट इक्वेशन जो हमें लगानी है वो वाला पार्ट रह गया है, बाकी तो हमने कर ही लिया है। देखो नेक्स्ट इक्वेशन क्या कहती थी, नेक्स्ट इक्वेशन कहती थी सर जो ई सेल होता है आपका वो बराबर होता है ई नॉट सेल, और अगर आपने टेम्परेचर स्पेसिफाई कर ही दिया है 298 केल्विन तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 0.0591 अपॉन में एन और log बेस 10 क्यू। चलो सर ठीक है। हाँ अभी हमें सर ई नॉट सेल और नहीं पता है, तो यहाँ से ई नॉट सेल कैसे होता है, ई नॉट सेल होता है ई नॉट ऑफ कैथोड माइनस में क्या, माइनस में ई नॉट ऑफ एनोड। तो मुझे बताओ यहाँ पे कैथोड कौन है, और यहाँ पे हम यूज क्या करते हैं, ऑलवेज यूज क्या, ऑलवेज यूज SRP, SRK नहीं, शाहरुख खान नहीं, SRP, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल यूज करते हैं। तो क्या रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, चेक कर लो, 2+ से 0 जा रहा है, हाँ रिडक्शन हो रहा है, 2+ से 0 जा रहा है, हाँ रिडक्शन हो रहा है। कैथोड कौन होता है, कैथोड होता है जहाँ पे रिडक्शन होता है, तो रिडक्शन किसका होगा, हिंदी में लिखवाया था आज की क्लास में एक सेंटेंस, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा उसका रिडक्शन होगा, तो इसका ज्यादा इसका रिडक्शन होगा और यही कैथोड बनेगा। तो ये 0.34 वोल्ट माइनस, और फिर क्या एनोड, एनोड कौन बनेगा, ये 2.37 वोल्ट। सॉल्व कर लो, ये क्या आ जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.37 वोल्ट, तो ये कितना आ जाएगा, ये 40 में 30 ऐड करोगे 70, और आपका कितना हो जाएगा 2.71 वोल्ट। तो ये क्या आ गया, अब हमारे पास ई नॉट सेल भी आ गया। तो हमें सारी बातें पता लग गई, ई नॉट सेल पता लग गया, एन पता लग गया, क्यू पता लग गया, ठीक है। तो वैल्यू अब हम लगा देंगे, यहाँ पे लगा दो। ई सेल तो कैलकुलेट ही करना है, और क्या बच रहा है, ई नॉट सेल वो आपने निकाल लिया कितना 2.71 वोल्ट माइनस 0.0591, एन कितना आया था, फाइनल इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल होते समय 2, और क्यू कितना आया था 10, तो लॉग बेस 10 और वैल्यू 10। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी लॉग बेस 10 होता है तो वैल्यूज कैलकुलेट करना इजी होता है, और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है बेस 10 पे, तो 1 हो जाएगी, वो सॉल्व कर लेना, 2.71 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन 2, वो वैल्यू तो 1 हो ही गई, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2.7 माइनस ये 2 से डिवाइड करोगे 0.0295 के समथिंग आएगा, इसे माइनस करके लिख लेना। क्या माइनस करना है, 2.71 में से 0.0295, तो 10 में से 5 गया 5, 9 में से 9 गया 0, यहाँ भी 0 बचेगा तो 8, और ये कितना बचा 6, तो ये कितना आ गया
ये आ गया आपके पास 2.68। ठीक है, और अच्छे से लिखना चाहो तो ये क्या हो गया यहाँ पे, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 2.6805 लिखना चाहो वो भी लिख देना। तो फाइनली ई सेल क्या आ गया, अगर हमसे राउंड ऑफ करके पूछेगा अभी तो 2.68 वोल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। यही तो हमें निकालना था, ईएमएफ बोले या ई सेल बोले दोनों बात एक ही है, क्योंकि ईएमएफ भी क्या होता है, सेल का पोटेंशियल जब सेल वर्क नहीं कर रहा होता है, मतलब सेल से जब करंट ड्रॉ नहीं हो रहा होता है। ई सेल समझ में आया कैसे कैलकुलेट हुआ, देख लो इसको। एक क्वेश्चन और दूंगा आपके लिए, चलो इतना क्लियर है, आगे बढ़ें, चलो बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं फिर क्लास को ओवर कर देंगे। ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारे पास, देखो मैं अब फिर वो ईएमएफ कैलकुलेट करना है ना, और मैं आपको डायरेक्ट सेल की रिप्रेजेंटेशन लिख के दे रहा हूँ। सेल हमारा कुछ इस तरीके से है, Fe सॉलिड काय में कन्वर्ट हो रहा है Fe2+ में, और इसकी कंसंट्रेशन कितनी दे रखी है, इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है 0.001 मोलर, साथ में सॉल्ट ब्रिज लगा दिया है। और कौन है, और हैं H+ आयंस। यार H+ आयंस कहाँ पे होते हैं, H+ आयंस तो वहाँ पे होते हैं सर जहाँ पे आप स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बनाते हो। हाँ सही कह रहे हो, वहीं होते हैं। तो ये गैस है, तो गैस की हम कंसंट्रेशन ना मेज़र करके प्रेशर मेज़र करते हैं। और पीटी क्यों लिखा है, क्योंकि हाइड्रोजन गैस यहाँ पे एड्जॉर्ब होती है। ठीक, और हमें क्या दे दिया है, हमें दे दिया होगा रिडक्शन किसका, Fe2+ से Fe जाने का, कितना है, वो है आपके पास ये 2+ है। ठीक है, Fe2+ से Fe जाने का पोटेंशियल कितना है, -0.44 वोल्ट। चलो कैलकुलेट करना है ई सेल, शुरू हो जाओ जल्दी से। देखो यहाँ पे हमें क्या करना है, ई सेल कैलकुलेट करना है। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए एनोड कौन है कैथोड कौन है। देखो कहोगे सर उसका तो नहीं दिया, तो उसका भाई तुम्हें बता तो रखा है कि जब भी आपके पास एस एच ई हो, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हो, तो उसका पोटेंशियल जीरो ही रहता है ना। राइट साइड में लिखा है, मतलब कैथोड है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, तो रिडक्शन हो रहा है तो H+ से H2 जा रहा होगा और वैल्यू जीरो होगी। ठीक, तो यहाँ पे एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और किस चीज़ का ऑक्सीडेशन हो रहा है, देखो Fe का। Fe सॉलिड से कहाँ जा रहा है, Fe सॉलिड से जा रहा है सर Fe2+ में, और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कैथोड पे क्या है, SHE। और मैंने रिएक्शन लिखना बताई थी SHE की एनोड कैथोड पे, नहीं बताई, बताई भी है लेकिन तुम्हें याद नहीं है, तो यहाँ से देख लो। देखो H+ से कहाँ जा रहा है, ये H+ से जा रहा है ये H2 में, है ना। अब क्या करोगे, अब यहाँ पे 2 हैं तो 2 H+ लगा दोगे, फिर 2 इलेक्ट्रॉन लगा दोगे। ठीक है, ये गैस है। ओवरऑल सेल रिएक्शन क्या आ जाएगी, ओवरऑल सेल रिएक्शन आ जाएगी Fe सॉलिड प्लस 2H+ से हमें क्या मिल रहा है, हमें मिल रहे हैं Fe2+ आयंस प्लस में हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो यहाँ से तुम्हें क्या क्या पता लगा, यहाँ से ओवरऑल सेल रिएक्शन में N कितना है 2। Q कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो Q सर ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि ये रिएक्ट प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या है, प्रोडक्ट में Fe2+ और गैस की कंसंट्रेशन ना लेके हम उसका क्या ले लेते हैं, प्रेशर। तो मैंने P से लिख लिया है। ठीक, और डिवाइड में क्या करोगे, Fe सॉलिड की कंसंट्रेशन प्योर सॉलिड की तो 1 रहती है, और H+ की कंसंट्रेशन यहाँ पे ध्यान रखना क्या, कोफिशिएंट 2 है, तो 2 से क्या हो जाएगा, ऊपर पावर में चला जाएगा। हालांकि कंसंट्रेशन 1 मोलर है तो कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन कुछ और होती तो चेंज आ जाता। तो मुझे बताओ Fe2+ की कंसंट्रेशन क्या है, Fe2+ की कंसंट्रेशन है सर 0.01 मोलर, और हाइड्रोजन गैस का प्रेशर 1 बार है, कोई दिक्कत नहीं है, इसका 1 ही लेके चलते हैं, और ये भी 1 है। तो Q क्या आ गया, Q आ गया 0.001। इसको कैसे लिख लोगे, इसको लिख लोगे 3 प्लेस आगे, यानी कि 10⁻³ तो Q पता लग गया। और ई नॉट सेल कैसे आता है, ई नॉट सेल आता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड करके। कैथोड पे कौन है इस बार, कैथोड पे है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, तो उसका तो जीरो ही रहता है। एनोड पे कौन है, ये आयरन, आयरन का हमें दे रखा है माइनस का 0.44 वोल्ट, तो कैलकुलेट करके कितना आ जाएगा, प्लस का
0.44 वोल्ट। तो हमें जो सारी चीज़ें वहाँ पे चाहिए होती थी नर्स्ट इक्वेशन में वो हमने कैलकुलेट कर ली। n की वैल्यू 2 कैलकुलेट कर ली, q की वैल्यू कितना कर ली 10⁻³ और ई सेल कितना कर लिया 0.44 वोल्ट। ठीक है, तो लिख लो इतना, फिर आगे बताता हूँ। चलो आगे क्या है, फिर हमें सर ई सेल कैलकुलेट करना है, बता दो। देखो तो ई सेल क्या होता था, ई सेल होता था ई नॉट सेल माइनस, अगर वही टेम्परेचर है, हाँ वही है, अपॉन में n और log बेस 10 और q। ठीक है, तो ई नॉट सेल कितना निकाला 0.44 वोल्ट माइनस 0.0591 पॉन में 2 और साथ में कितना आ जाएगा ये log बेस 10 की पावर -3। एक लॉग की प्रॉपर्टी ध्यान रखना कि जो भी लॉग के संग पावर में होता है ना, वो चीज़ आगे आ जाती है, तो इसको हम a log x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितना है, यहाँ पे log 10 की पावर -3, तो पावर आगे आ जाएगी, है ना, तो क्या हो जाएगा -3 log 10। और अगर बेस 10 है तो आपको पता है ये वैल्यू 1 हो जाएगी, तो वो -3 आ जाएगा। इसको ध्यान रखना, लॉग के संग जो पावर में होता है वो आगे आ जाता है। तो यहाँ पावर में क्या है 10 के संग -3, तो -3 आगे आ जाएगा। 0.0591 अपॉन में कितना है 2 और log बेस 10, ये पावर में आगे लाना है, तो आगे ले आते हैं इसको। पहले देखो यहाँ पे -3 आगे आ जाएगा और log बेस 10 की वैल्यू पता है कितनी होती है 1 होती है, कैलकुलेट कर लोगे 0.44 माइनस 0.0591 अपॉन में 2 3, ये मल्टीप्लाई करना चाहो मल्टीप्लाई कर लो या पहले डिवाइड कर लो, जो मन में आए वो कर लो। देखो यहाँ पे मैं अगर पहले तुम्हें क्या डिवाइड करूँगा 2 से तो क्या आ जाएगा, डिवाइड करूँगा 2 से तो 0.0295 जो पहले आया था, और फिर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 से मल्टीप्लाई करके क्या हो जाएगा, करते रहो साथ साथ, 3 5 जब 5, 1 इधर चला गया 8, 2 यहाँ चला गया तो 8, तो 0 हो ही जाना है, तो ये आ गया। और ये देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसमें प्लस करके लिख दोगे तो ये आ जाएगा आपके पास, ये तीनों ऐसे ही रहेंगे 8 5, इसमें होगा तो 2, वहाँ चला जाएगा 1, 0.5285 वोल्ट। तो ई सेल हमारे पास क्या आ गया 0.52 प्लस का, ये आंसर आ गया। तो बताओ ई सेल कैलकुलेट करना आया, जब आपके पास कंडीशंस क्या हो, स्टैंडर्ड ना हो, तो नर्स्ट इक्वेशन लगाओगे और कैलकुलेट कर लोगे। आगे और एप्लीकेशन देखेंगे हम लोग ई सेल की, कैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैलकुलेट करते हैं, वहाँ से कैसे गिब्स फ्री एनर्जी करते हैं ना। तो तब तक नर्स्ट इक्वेशन के और न्यूमेरिकल अच्छे से लगाना, एनसीईआरटी के एक्सरसाइजेस के थे, एग्जाम्पल के कर लेना, बचे हुए करना एक्सरसाइजेस के, और मिलना नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, थैंक यू फॉर द पेशेंस लिसनिंग, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय।